नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A1 स्टडी सर्किल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम पॉलिटी की क्लास करा रहे हैं यूपीटीपीएससी पेट के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो इस अंदर में हमने और भी वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल रखे हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस सारे वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सभी क्वेश्चन का एक नोट्स बनाते जाइएगा, जिससे कि आप लोग एक बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक नोट्स की तैयारी हो जाए और आप लोग का लास्ट मोमेंट में जो आप लोग रिवीजन होता है, रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलिए 93 क्वेश्चन क्या कह रहा है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था क्या, ठीक है। 4 ऑप्शन है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, संथानम समिति की सिफारिश पर, शाह समिति की सिफारिश पर या फिर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमेशा पूछा जाता है, पीसीएस लेवल तक पूछा जाता है और जितने भी छोटे एग्ज़ाम हैं, वनडे एग्ज़ाम में सब में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है, इसको शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक। चलिए 93 का ऑप्शन लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर भी वही होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है जो हमने आपसे बताया है, ठीक है। तो अगर आप लोग एक पेपर एक कॉपी लेके और उसमें सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहेंगे तो आपके एक बढ़िया से नोट तैयार हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ हम टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, इसीलिए टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं ताकि उसमें सब घाँच पहुँच ना हो, ठीक है। तो ये आप लोग का एक ब्रह्मास्त्र तैयार हो जाएगा, ठीक। तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था 40वें संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा, 43वें संशोधन के द्वारा या फिर 44वें संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 1976 में, ठीक है। तो उसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि उसी में आपके मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अब प्रीएम्बल में समाजवादी और एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, ठीक है, 2 शब्द वहाँ जोड़े गए थे प्रीएम्बल में, इसीलिए उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक। चलिए 95 को बी को ऑप्शन लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है आपसे 96 क्वेश्चन, निम्न में कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, यह पूछ रहा है, ठीक। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिसे कहा जाता है, ठीक है। देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ठीक। ऑप्शन सी कह रहा है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। ऑप्शन डी कह रहा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, ठीक। तो बताइए 96 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। सब लोग ट्राई कीजिए फटाफट, सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। ग्राम पंचायतों को गठन में सहायता करना, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन लगा लीजिए। और बाकी ये जो है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, ठीक है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी मौलिक कर्तव्य में है। और देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य में शामिल है, ठीक है। तो 10 मौलिक कर्तव्य हैं उसमें न, उसी के तहत इन सभी चीज़ें आती हैं, ठीक। और ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये मौलिक कर्तव्यों का में नहीं आता, ठीक। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक। ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए देखते हैं फटाफट क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A, ठीक, भारतीय संविधान के भाग 4A के मूल कर्तव्य में, यानी भाग 4A में ही तो मूल कर्तव्य शामिल है, इसको भाग 4A क्लास इसमें जोड़ के और इसमें मूल कर्तव्य को रखा गया था, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग 4A के मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना नहीं है, कि भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना नहीं है, कि अपने माता पिता गुरुओं का आदर करना नहीं है, कि हमारी समग्र संस्कृति मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना।
बताइए इन चारों में से कौन फंडामेंटल ड्यूटीज़ में शामिल नहीं है। ठीक, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी जो है अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये कहीं मेंशन नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। ठीक है, ये तो आपके क्या है, ये सब संस्कार होते हैं जो कि घर के माता पिता बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को देते हैं। ठीक है, कि अपने से बड़ों को का आदर करो, उनका सम्मान करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर सी 97 का ऑप्शन नंबर सी जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल नहीं है। और बाकी ये सभी कि हमारी समग्र संस्कृति अमूल्यवान धरोहर की रक्षा भी करना है, ये आपकी ड्यूटी है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, ये भी इसमें शामिल है मूल कर्तव्य में। और राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, ये तो शामिल है ही। ठीक, चलिए, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वर्णित नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन फंडामेंटल ड्यूटीज़ में शामिल नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी टॉपिक से आ सकते हैं या आने वाले हैं या आएंगे, वो सभी क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें से 98 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। ठीक है, 98 क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक, और प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, ये सभी आते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये सभी मौलिक कर्तव्य में आते हैं। मौलिक कर्तव्य में सिर्फ यही राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये काम आर्कियोलॉजी का है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट यानी भारतीय पुरातत्व संस्थान जो है, ठीक, उनका है ASI, इनके अंतर्गत आता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करें, हाँ, और उनका एक तो संरक्षण ही करें और दूसरा उनका पुनरुत्थान करना और उसमें जो भी कमियां हैं उनको दूर करना। ठीक है, ये उनका काम है ASI का, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, इसके तहत आता है। ठीक, चलिए ये सी ऑप्शन लगा लीजिए, ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि सम्मिलित नहीं, देखिए जहाँ नहीं है वाला बात रहे उसको ध्यान से पढ़िएगा, अति उत्साह में क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, आप जल्दीबाजी में खट से मार के चले आते हैं कि हाँ इसका बी ऑप्शन होगा, पता चला बी नहीं बल्कि डी था। ठीक है, तो इसलिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर सम्मिलित नहीं है तो वहाँ रुक जाना है, रुक के समझना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखते हैं इसका ऑप्शन मूल कर्तव्यों में निम्न से कौन कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो बताइए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, ये सम्मिलित है, बिल्कुल है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, ये भी शामिल है मूल कर्तव्य में। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, अस्पृश्यता जो है ये किसमें है, ये आर्टिकल 17 के तहत फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार में सम्मिलित है। ठीक है, तो अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, मूल कर्तव्य नहीं है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, ये भी है मूल कर्तव्य में शामिल। तो ये इसमें सी ऑप्शन जो है वो नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 100वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है उन्हें परम आदेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। ठीक, तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं होगा इसमें। 100 क्वेश्चन का सब लोग ट्राई कीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है आप लोग के लेवल के हिसाब से देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, उससे उन्हें परम आदेश के द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, परमादेश। ठीक, इसका क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, परम आदेश कौन जारी कर सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं उसको भी।
सरकार की शासन प्रणाली यानी कि सरकार की शासन प्रणाली यानी गवर्नमेंट कैसे गवर्नेंस करती है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको सही से विजिबल हो। ठीक, क्वेश्चन संसदीय व्यवस्था है टॉपिक। देखिए टॉपिक वाइज इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। आप अगर एक पेपर कॉपी ले लेते हैं और एक पेन से सारे क्वेश्चन और उसके सामने का आंसर लिखते जाते हैं तो एक आपकी नोट्स पर वन लाइनर टाइप में तैयार हो जाएगी। और ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई मेरे, आप लोग विश्वास कीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे ही पेपर आपके हाथ में आएगा आप लोग धुआं कर देंगे पेपर। ठीक है, तो अगर 10 क्वेश्चन पॉलिटी से आएगा 10 क्वेश्चन आप करने की हालत में रहेंगे। और देखिए ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा टफ टाइप के हैं, लेवल आपका इसका टफ है इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यूपी पेट का एग्ज़ाम जो होने वाला सॉरी फ्रेंड, जो पेट का एग्ज़ाम का होने वाला है आपका वो कतई आसान होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें लोगों ने फॉर्म भरे हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको ये देखना। भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है क्वेश्चन पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, चेयरमैन, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, अध्यक्ष करता है इसका, लोकसभा स्पीकर। ठीक है, निचला सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। ठीक, ये तो आपको पता ही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ क्या है? सरकारी विधेयक का अर्थ क्या है? हाँ, सरकारी विधेयक का अर्थ सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक, सरकार द्वारा अनुमोदित विधेयक, प्रधानमंत्री द्वारा सॉरी फ्रेंड, सरकार द्वारा अनुमोदित विधेयक या फिर प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक। ठीक, तो सरकारी विधेयक का क्या अर्थ होता है? इसका 4 ऑप्शन आपको हमने बता दिया होता है। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो बताइए इसका 4 ऑप्शन आपको हमने दे दिया है। अब आपको बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सही आंसर लगाइए। सब लोग ट्राई कीजिए, फटाफट देखिए क्या हो सकता है। बिल्कुल सही, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत जो विधेयक होता है उसको सरकारी विधेयक कहा जाता है। ठीक, चलिए डी ऑप्शन लगा लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है? कौन सा, देखिए फिर सही नहीं है, यही क्वेश्चन टफ हो जाता है, सही नहीं है जो बात आ जाती है। ठीक है, तो भारत की राजनीति पद्धति के बारे में कौन सही नहीं है? तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। निरपेक्ष राज्य, ऑप्शन बी कह रहा है संसदीय पद्धति की सरकार, ऑप्शन सी कह रहा है संघीय नीति, ऑप्शन डी कह रहा है राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। हाँ, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। तो भारतीय राजनीति की पद्धति के बारे में निम्न से कौन सही नहीं है ये कह रहा है क्वेश्चन। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति और राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। ठीक है, तो बताइए कौन सा इनसे सही नहीं है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए फटाफट इसका तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार यहाँ पे नहीं हो चलती है। यहाँ पे सांसदों को इलेक्ट करते हैं, जनता द्वारा संसद चुने जाते हैं और सांसद मिलकर अपने संसदीय दल का नेता चुनते हैं जिनको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ठीक है, और कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, प्रशासनिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद, ठीक है, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करता है। तो राष्ट्रपति किसके मंत्रिपरिषद और किसके प्रति जिम्मेदार जवाबदेह होती है? लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, और ऑब्वियस है। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद्धति यहाँ नहीं है, यहाँ पर संसदीय पद्धति की सरकार है। ठीक है, चलिए तो इसका डी ऑप्शन कौन सही नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन जो है यही सही नहीं है, लगा लीजिए तीसरे क्वेश्चन का डी ऑप्शन। फटाफट अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये क्वेश्चन कह रहा है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है। कौन सा सही है? तो बिल्कुल सही है, सब देखने से ही लग रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, भारत एक संसदीय, हमने ऊपर एक्सप्लेन किया, भारत एक संसदीय प्रजातंत्र है। ठीक है, संविधान अध्यक्षात्मक है, नाम मात्र, ऐसा कुछ नहीं है, भारत एक संसदीय प्रजातंत्र है। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए।
क्या कह रहा है 5वां क्वेश्चन, निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए। अब देखिए थोड़ा सा ये आप लोग के लेवल से थोड़ा सा हाई है, ठीक। स्टेटमेंट है, कथन कारण है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देख लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। कारण क्या है, संसदीय प्रणाली में मंत्रियों को उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। अच्छा, कथन कारण दोनों सही है, कारण सही स्पष्टीकरण कर रहा है। कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कथन का कारण जो है सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। अब उसके बाद तीसरा ऑप्शन तो आप समझ ही रहे होंगे, कथन सही है कारण गलत है, और चौथा ऑप्शन कारण सही है कथन गलत है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हो गए। आप कथन कारण क्वेश्चन करने की हैबिट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक जो होते हैं, जैसे IAS IPS ये लोग होते हैं, लोक सेवक कहे जाते हैं, ठीक, उनका क्रियान्वयन करते हैं। ये तो स्टेटमेंट तो सही है, ठीक। यानी नीति बनाते हैं यानी कानून बनाते हैं, ठीक। और उसके बाद इसका कारण क्या दिया है, संसदीय प्रणाली में मंत्रियों को उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, यानी मंत्रियों का ही लायबिलिटी जो होती है, उत्तरदायित्व जो होता है मंत्रियों पर ही आता है, ठीक है। संसदीय प्रणाली मंत्रियों को उत्तरदायित्व, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं से पुटअप होते हैं, ठीक है। और जो ऑफिसर होते हैं, ऑफिसर किसके प्रति जवाबदेह होंगे, वो मिनिस्ट्री के प्रति, यानी जो जिस मंत्रालय के द्वारा कानून बनाया गया, जो मिनिस्टर उसको लागू करवा रहा है, ठीक है। तो ऑफिसर के ऊपर मंत्री हैं, मंत्री जो है उत्तरदायी किसके हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, ठीक है। और जनता के प्रति उत्तरदायी यानी अपोजिशन, उस टाइम जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है, विपक्ष। संसद में जनता का प्रतिनिधित्व विपक्षी पार्टियां करती हैं, जो सत्ता में नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका कथन भी सही है और कारण भी सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, फटाफट देख लीजिए। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में संसदात्मक मतलब संसदीय, ठीक है, व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी, यानी कि संसदीय प्रणाली से भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, केंद्रीयता यानी सेंट्रलिज्म की ओर, केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी, ठीक है। 1960 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये थोड़ा सा आप लोगों के लेवल से स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब हाई क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। 6वां क्वेश्चन को बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए हम बता दे रहे हैं 6वें क्वेश्चन का सही आंसर 1980 के दशक में, ठीक है, क्या हुआ था कि भारत में संसदात्मक व्यवस्था से केंद्रीयता की ओर यानी संघवाद की ओर खिसकी थी। कब, 1980 के दशक में। क्या हुआ था, जब 1974 में इमरजेंसी लगाई गई थी, ठीक। 1974 में इमरजेंसी जब लागू किया गया था, तत्कालीन केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है। तब उस टाइम की जो व्यवस्था थी वो संघवाद केंद्रीय संघवाद की ओर खिसकी थी, ठीक है। यानी कि इसमें केंद्रीय संघवाद का मतलब क्या है कि केंद्र के कानून हर जगह लागू कर दिए जा रहे थे, थोप दिए जा रहे थे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को पसंद हो या ना पसंद हो, ठीक है। चलिए, ये हो गया 6वें क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। क्या यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ठीक है। 7वें क्वेश्चन को बताइए। अब कूट की सहायता से आपको आंसर देना है, 1 और 2 सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 सही है, या डी चारों सही है। सभी ऑप्शन, सभी स्टेटमेंट जो है सब सही हैं, ठीक है। बताइए 7वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 7वें क्वेश्चन का सही आंसर पता करने के लिए हमको थोड़ा चेक करना होगा स्टेटमेंट सारे, ठीक है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में मूलभूत लक्षण है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था में मूलभूत लक्षण क्या है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, संसदीय प्रणाली से रूप से सरकार चलती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल सही है, यह भी संविधान में निहित है, ठीक। और चौथा क्या है, यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, बिल्कुल गलत, एकीकृत नहीं, यूनिटरी शक्ति नहीं है, संघवाद की प्रवृत्ति पे चलता है, ठीक है। केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए केंद्रीय सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। केंद्रीय सूची में केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, ठीक है। तो
ये जो है एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये गलत है। और बाकी 1 2 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 बी सही होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 से संसदात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है, ये क्वेश्चन से आपको नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। वीडियो को पसंद आया तो इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं वो बैक टू बैक आपके पास पहुंचता रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।